नमस्कार मित्रों। आज से हम एक जियो पॉलिटिक्स पर एक नई सीरीज बनाएंगे जिसमें हम जियो पॉलिटिक्स के कई मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के लिए हमारे गेस्ट रहेंगे श्री नवीन रावत जी। आप रिटायर्ड एजीएम हैं कैनरा बैंक से। आपने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में बैंक के साथ काम करा है। कई कंपनियों के काम करे हैं जैसे कि बेल्को के, रिलायंस के, अडानी पोर्ट्स के, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के। आप बाय एजुकेशन एमटेक हैं और जीवी पंत यूनिवर्सिटी से आपने एमटेक करा है एनर्जी सिस्टम्स में। एमबीए करा है बैंकिंग एंड फाइनेंस में फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। हमारे लिए बहुत प्रिविलेज है। स्वागत है नवीन जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर जी, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पर आकर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना समय दिया और आप हमें आगे भी देते रहेंगे। तो सर, आजकल जो दुनिया में जो हलचल चल रही है और जो हम देख रहे हैं कि डॉलर के पीछे बड़ी मारामारी चल रही है, डी डॉलराइजेशन सुनने में आ रहा है। ये सब क्या है? आम पब्लिक को शायद इसकी इतनी जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? तो रजा जी, इसको ऐसे समझते हैं जैसे आपने कहा कि डी डॉलराइजेशन आज की डेट में एक बड़ा पॉपुलर शब्द हो चुका है और जियोपॉलिटिक्स भी बड़ा एक पॉपुलर शब्द है इस मायने में। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमने समझना पड़ेगा कि डी डॉलराइजेशन मतलब अनवाइंडिंग ऑफ डॉलर। राइट। अब अनवाइंडिंग ऑफ डॉलर को समझना है कि जैसे डॉलर का जो डोमिनेंस है अपना ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड में, वो कैसे कैसे कम हो रहा है। राइट, है ना। डी डॉलराइजेशन इज दैट। तो अगर उसको गहराई से समझना है तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि डॉलराइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, मतलब डॉलर कैसे एक इकोनॉमिक करेंसी बना, प्रोमिनेंस में कैसे आया और अब वो कैसे अपनी ताकत को खोता जा रहा है। तो ताकत को खोने को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ताकत पाई कैसे थी। राइट। क्योंकि जो पाने में किया था वो अनकिया करना पड़ेगा, तो वही डी डॉलराइजेशन। राइट। और दूसरी चीज, जैसे जियो पॉलिटिक्स हम बात कर रहे हैं, तो जियो पॉलिटिक्स और बेसिकली मैं जो समझ पाता हूं कि सारा कुछ जो है ना दुनिया में या जहां भी, देश के अंदर भी, आपकी कंपनी के अंदर भी, सब कुछ कैश फ्लो है। राइट। पीछे कैश फ्लो होता है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है, एक आगे स्टोरी होती है। तो जो आगे वाली स्टोरी है वो जनता के सामने रहती है जी, और जो पीछे वाली स्टोरी होती है वो रियल स्टोरी होती है कैश फ्लो की। कैश कहां से कहां घूम रहा है। तो जैसे मनी घूमता है वैसे ही सारी घटना चक्र घूमता है। ठीक है ना। तो हम इस तरह से समझेंगे पॉलिटिक्स को भी, और डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन या ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे आपने डॉलर की बात की, तो डॉलर से पहले क्या था। राइट, है ना। तो डॉलर से पहले क्या था? दुनिया जो थी वो पाउंड स्टर्लिंग का गेम था। राइट। ब्रिटेन जो हमारे शासक भी रहे एक लंबे समय तक, है ना, भारत को कॉलोनी बना के रखा हुआ था और विश्व के बहुत सारे क्षेत्र में जो है पूरी कॉलोनीज थी, यूरोपियंस की, पुर्तगीज, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, है ना। तो उस पूरे प्रोसेस में जैसे कहते हैं कि ब्रिटेन का सूरज नहीं डूबता था, है ना। तो वो पूरा जो सूरज नहीं डूबने का कार्यक्रम था उसमें पाउंड स्टर्लिंग जो है एक अपना मेजर रोल प्ले करता था। तो ये पाउंड स्टर्लिंग कैसे वीक हुआ और कैसे डॉलर आया, इसकी अगर आप कोई एक फाइनल लाइन देखना चाहेंगे, कोई एक ऐसा टाइमलाइन अगर हम ब्रॉडली देना चाहें, तो उसे देखेंगे हम कि दूसरा विश्व युद्ध। अच्छा। हाँ, इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हैं। तो दूसरा विश्व युद्ध को जब हम समझेंगे, जियोपॉलिटिक्स की जैसे हम बात करें, तो दूसरा विश्व युद्ध में क्या हुआ, क्या वो तत्व थे जिससे पाउंड खत्म हुआ और डॉलर का उद्भव हुआ या डॉलर प्रोमिनेंस में आया। तो दूसरे विश्व युद्ध का काल है वो है 1938 टू 1945। राइट। सो 1938 से 1945 के बीच में ये जो विश्व युद्ध दूसरा हुआ, उसमें एक्सिस पावर और एलाइड पावर, राइट, ये दो शक्तियां थी जिनके बीच में ये युद्ध हुआ। जी। एक्सिस पावर, जिसको एविल पावर क्या, जर्मनी, इटली और जापान। राइट। और जो एलाइड पावर्स थी वो थी यूरोप के जितने बड़े प्रोमिनेंट थे। ब्रिटेन तो था ही था, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, यूएसएसआर तब तक आ चुका था। 1917 की जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद वो सब एलाइड पावर्स के साथ वो इनके साथ था और यूएसएसआर था ही था।
यूएसए। सॉरी, यूएसए था ही था, है ना? जी जी। तो उधर अमेरिका अपना पीछे था। तो अब आप देखोगे कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध किस तरह से, मतलब जब एंड हो रहा होता है, अंत तो पता ही है कि एक्चुअली एक्सिस पावर हार गई। तो जो दूसरा विश्व युद्ध का जो अंत हुआ, जी उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। हमेशा देखता हूँ, देखिए डेट्स देखिए, कैश फ्लो देखिए, और घटनाक्रम को फिर एनालाइज करिए, तब बहुत सारी चीजें जो है खुल के सामने आती है। तो जैसे दूसरे विश्व युद्ध में आप देखोगे कि जर्मनी वाज हेडेड बाय हिटलर। राइट। तो हिटलर की जो हिटलर ने सुसाइड कर लिया, है ना, ही वाज बेसिकली अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस ही हैड टू कमिट सुसाइड। जिस तरह से जर्मन स्टार्टेड लूजिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो डेट थी 30 अप्रैल 1945। 45। ठीक है, जी। 30 अप्रैल 1945 को जर्मन ने, मतलब आई मीन हिटलर ने अपना सुसाइड करा। सुसाइड कर लिया। तो जर्मनी खत्म हो गया, क्योंकि हिटलर के दम पर ही सारा खेल चल रहा था। जी। इसके अलावा एक और प्रोमिनेंट पावर थी इटली, मुसोलिनी। तो मुसोलिनी 1943 में वो डिथ्रोन कर दिया गया, और 2 साल पहले ही। 2 साल पहले ही। और उसके बाद 1945 में ही वाज किल्ड। राइट। सो वो भी 28 अप्रैल 1945, आई थिंक, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ही ऑल्सो वाज नो मोर। तो इटली का डोमिनेंस भी खत्म हो गया, एंड वर्ल्ड वॉर आप समझो कि लगभग कंक्लूड हो गई। जी। ठीक है। अब एक छोटा सा फोर्स रह गया था जापान का, जो भी पीछे पड़ा हुआ था। मतलब तो यूरोप तो मेनलैंड था जहां लड़ाई चल रही थी। ठीक है। उस पूरे प्रोसेस में आप देखोगे कि फिर जो कल्मिनेशन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो उसके लिए एक इवेंट थी जब जापान पे अमेरिका ने एटम बम डाल दिया। दैट वाज द बेसिकली फाइनल एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब डाला गया। बॉम्ब डाला गया। अच्छा, क्यों डाला? जब सारा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने क्यों जापान पे, और वो भी इतना हीनियस क्राइम किया ह्यूमैनिटी का, अब तक का सबसे वर्स्ट क्राइम है। सर वो ये कहते हैं कि उस टाइम जैपनीज एयरक्राफ्ट्स ने अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर पर। इस वजह से उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने उनके ऊपर एटॉमिक बम का एक्सप्लोजन करा था। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आम मान्यता यही है सर, जी। है ना। आम तरह से जनता को यही समझ में आता है, क्योंकि जो नैरेटिव है ना, वो बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने बताया ना, कैश फ्लो पीछे चलता है, एक स्टोरी पीछे चलती है, एक स्टोरी आगे चलती है। वो जो आगे वाली स्टोरी है वो जनता को समझाने के लिए होती है, वो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए होती है। ठीक है। Right. तो आप देखिए कि पर्ल हार्बर की घटना कब हुई। पर्ल हार्बर तो आप जरा चेक करिए सर। जहां तक मुझे ध्यान आता है ये 41 में हुई है क्या? लेट मी चेक। है 8 दिसंबर 7 दिसंबर सॉरी 1941। वही मैं आपको 41 के आसपास बता रहा था। तो आप देखिए, ये 1941 में पर्ल हार्बर का अटैक हुआ, और उसके 4 साल बाद जो है उसको याद आ रहा है कि मुझ पर अटैक हुआ था, तो अब जो है हम एटम बम गिरा दें। और बदला भी ये वाला एटम बम वाला, हल्का फुल्का नहीं, 4 साल पूरा जबरदस्त वाला। तो अब आप समझिए कि ये गेम क्या है, जी। कि एक्चुअली क्या है कि अमेरिका वाज ऑलमोस्ट रेडी विद द स्क्रिप्ट। ओके। ठीक है। तो एक चीज और याद करेंगे कि अब इस बिल्डअप को हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हुई, कि मतलब आपने जो एटम बम गिराया, वो एक खाली एक ऐसा एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि जो ग्लोबल पावर को शिफ्ट जो है वो यूरोप से अमेरिका ले जाने का, मतलब ये मास्टर प्लान अमेरिका का था। ये अमेरिका का मास्टर प्लान है। अमेरिका वाज ऑलमोस्ट रेडी। एक्चुअली आप समझिए कि वो सारी चीजें जो एक वर्ल्ड पावर बनाती है, या जो आपके पास इतनी सारी पावर है, नाउ यू कैन रन द इंटरनेशनल शो, जी। वो अमेरिका वाज रेडी फॉर दैट। उसके लिए एक और चीज देखेंगे हम। अच्छा, उधर जाने से पहले ना एक मजेदार बात हम अपने दर्शकों के लिए भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम भारत में बैठ के सारी चीज देख रहे हैं, कि ये जो जियोपॉलिटिक्स में जो हम चीज देख रहे हैं, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1939 टू 1945। जी। ठीक है। उस टाइम भारत में क्या चल रहा था? 1939 टू 45 हमारे यहाँ 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, और हमारे यहाँ जो है हम लोग कंट्री की फ्रीडम के लिए थोड़ा बहुत फाइट कर रहे थे, थोड़ा बहुत जो भी फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था बस। बिल्कुल, आपने सही बोला कि एक्चुअली आप देखोगे कि 1939 से 45 के बीच में भारत में क्या चल रहा था। एक 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जी लेकर आए थे। जी जी। अगस्त, शायद 9 अगस्त का दिन था वो। जी। और ब्रिटिश वर रेडी, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। जी।
और उसके बाद ब्रिटिश वर रेडी कि इवन इफ ही इज नो मोर दे विल बी एबल टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, और वो फिजल आउट हो गया। आप समझोगे कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, महीने 2 महीने के अंदर इट वाज फिजल आउट। उसके बाद 1942 से 47 जी, देयर वाज नो मेजर बिग इवेंट इंडिया के अंदर जो आप कहो कि विच वाज बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल टू मेक ब्रिटिशर्स लीव इंडिया। तो अब हम देखेंगे ये वो जो बीज है, जो भारत की आजादी के जो बीज है, वो भी दूसरे विश्व युद्ध में जुड़े हुए हैं। कैसे? 1938 में ये वार शुरू हुआ। अच्छा, मैंने बताया कि कौन कौन था, जर्मनी, इटली और जापान। 1939 में भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 1938 में एक अधिवेशन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। 1939 में जब री इलेक्शन के लिए सुभाष चंद्र बोस आए, तब क्या हुआ कि गांधी अपोज्ड सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, ये अपोज, मतलब उन्होंने अपनी असहमति सी थी उनकी, लेकिन इट वाज नॉट दैट क्लियर, बट इलेक्शन हैपेंड एंड फाइनली सुभाष चंद्र बोस, आई फॉरगॉट द प्लेस, आंध्र प्रदेश में कोई जगह थी जहां पर ये अधिवेशन हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। ठीक है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी वर्किंग कमेटी बनाई, बट एवरीबडी केम टू नो कि सुभाष चंद्र बोस आल्सो केम टू नो कि भाई गांधी इज नॉट हैप्पी विद हिम। कारण क्या है कि ही वाज ए बिट रिवॉल्यूशनरी। वो कह रहे थे कि भाई दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, इससे बढ़िया कोई समय ही नहीं है आजादी के लिए। बिल्कुल, क्यों भाई स्ट्राइक कब करनी चाहिए? जब ऑलरेडी लोहा गर्म हो, और वो लोग बिजी थे अपनी वर्ल्ड वॉर में, और दूसरे देश अपनी स्वतंत्रता के लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो हमें और समझ में आना चाहिए। हाँ, दैट वाज वेरी राइट टाइम। और इवन अगर आप इसमें थोड़ा सा और एलोबरेट करोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भारत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 18 के बीच में हुई, गांधी केम टू इंडिया इन 1915। गांधी जी की आने के बाद तब भी हमने अपनी भारत की सेना ने अपने सैनिक जो है प्रथम विश्व युद्ध में भेजे। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में हमारे कितने लोग मारे गए? 75,000। 75,000? जी हाँ, भारतीय सैनिक। इनका उस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं। सोचिए। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो हम अहिंसा के पुजारी वाली बात कहते हैं। तो अब आप देखिए, यहां पर भी बड़ा खेल है ना। इसको विश्व युद्ध से आप जब जोड़ेंगे भारत के इस घटना चक्र को, हम डॉलर पर बाद में आते हैं। तो इस पूरे खेल में क्या हुआ कि 1939 में जब सुभाष बाबू को पता चला कि भाई गांधी जी एनॉयड है, उनको वर्किंग कमेटी बनाने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे हैं, नोबडी इज हैप्पी, तो ही रिजाइंड। सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, जिनको उन्होंने डिफीट किया था, ही वाज मेड, एंड सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट कांग्रेस। फिर जाके उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक करके अपनी पार्टी बनाई। अगर आपको याद हो, पीछे तक वो एक चलती थी वेस्ट बंगाल में, फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनाई। उसके बाद सुभाष बाबू जो है वो छोड़ के चले गए, उन्होंने आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जी, आजाद हिंद फौज रंगून में जाके बनाई। और आप देखिए क्या किया, वो 1939 का पीरियड, वर्ल्ड वॉर चल रहा है उधर। इधर सुभाष बाबू ने कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दुश्मन कौन है? ब्रिटेन। उसका दोस्त दुश्मन कौन है? जर्मनी, जापान और जर्मनी। हाँ, तो जापान के साथ खैर। तो अब समझते हैं कि उस पूरे परिदृश्य में, जैसे जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन हार गया, ठीक है, अमेरिका ने बॉम्ब गिराया, जापान हार गया, और ब्रिटेन बेसिकली हारा नहीं, लेकिन उसकी जो पूरी इकोनॉमी थी ना, वो वार रेवेस्ट, है ना, कोलैप्स कर गई। और आप देखोगे कि जो हमारे रूलर थे ब्रिटेन वगैरह, तो उस समय जैसे भारत के अंदर 45 में ये पूरा चीज़ चेंज हुई, और विंस्टन चर्चिल जो थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनके तत्वाधान में सारी लड़ाई लड़ी गई। और आफ्टर 45 की जो वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके बाद जो दोबारा से इलेक्शन हुआ, उसमें लेबर पार्टी वोन। ब्रिटेन में लेबर पार्टी फिर से शासन में आई। क्लेमेंट एटली जो उसके प्राइम मिनिस्टर बने जी। तो वो आप पीरियड एक और लिंक करोगे, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, यूएसएसआर का जन्म हुआ, और वो जो कम्युनिस्ट मूवमेंट सारी दुनिया में फैलना शुरू हुआ, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन पर भी पड़ा। ठीक है, तो वहां पे वो लेबर पार्टी जो सर्वहारा की बात कर रही है, हाँ, वो लोग आ गए, कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट समाजवादी विचारधारा वाले, जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट ये सब बोलते थे। तो
जो ब्रिटेन में वैसी सत्ता आ गई तो भारत में उनको मतलब इन प्रिंसिपल इट वाज नॉट फिजिबल फॉर देम टू रूल, पहली चीज आइडियोलॉजिकली, राइट। ठीक है, जो कॉलोनीज थी दैट दे हैव टू डिसमेंटल एंड इट स्टार्टेड डिसमेंटलिंग। दूसरा कारण क्या था कि वो इकोनॉमी वाज सो वीक ब्रिटेन की, इट वाज नॉट एबल टू होल्ड इटसेल्फ, तो कॉलोनीज को कैसे संभालेंगे? तो दैट वाज द अनदर मेजर रीजन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारत की जब आजादी के बारे में बात करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उस टाइम ब्रिटेन की स्थिति क्या हो चुकी थी, ठीक है ना? तो उस संदर्भ में हम देखेंगे तो वो एक्चुअली इनएविटेबल, हाँ, मतलब मजबूरी थी उनकी। मजबूरी थी, है ना? और फिर क्या हुआ, जो 87,000 लोग जो है हमारे मारे गए, उसके अलावा जो जितने लोग बच के आए, है ना, करीब 12-15 लाख लोग जो लड़ाई में गए थे वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि यार दूसरे देशों के लिए लड़ रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रीडम की बात करती है, वो सारी विचार जब लेकर भारत के अंदर आए तो उसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। नेवी में फिर म्यूटिनी हुई, है ना? राइट। हाँ, मैंने भी यही सुना है कि इंडियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने म्यूटनी कर दी थी। वो भी जो है बहुत बड़ा थ्रेट हो गया था। वो भी बहुत थ्रेट, क्योंकि अब वो सारे विचार लेके आ रहे हैं, वो सारी चीजें आ रही है, तो इट वाज टोटली अनसस्टेनेबल फॉर ब्रिटिशर्स टू रूल। लेकिन डिस्पाइट दैट उन्होंने अपनी टेम्पलेट पे गेम किया, पार्टीशन किया, और वो जो हम बात करेंगे अभी, टू बकेट थ्योरी कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में, कि एक कंट्री कम्युनिस्ट पकड़ेगा, एक कंट्री कैपिटलिस्ट पकड़ेगा, है ना? तो एक हम इसको बड़े मजेदार से अगर आप थोड़े और इंटेलेक्चुअली समझेंगे, एक तरफ एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स, दोनों भाई भाई हैं। अच्छा, कैसे? एडम स्मिथ कहता है कि एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, वो एक तरह एक सेंटर एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ करता है, और कार्ल मार्क्स कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बांट दो सब, है ना? और उसका पीछे गेम चलता रहता है, जी, ठीक है ना? सो नाउ यू सी दिस टू बकेट थ्योरी, एक तरफ सैंक्शन लगा दो, दूसरी तरफ से कैसे आप उसको फंड करो डॉलर से, जो हम बात करेंगे अभी। तो खैर, तो ये चीज से हम अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। हम स्टोरी फिर अपनी यूरोप और अमेरिका की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ही 1945 का सेकेंड विश्व युद्ध जब हमारा खत्म होता है तो उससे साथ के सारी ग्लोबल पावर जो है वो शिफ्ट होती है अमेरिका की तरफ। अच्छा, अमेरिका को और नजरिए से देखेंगे आप तो अमेरिका वाज रेडिंग इटसेल्फ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि अमेरिका क्या है आज की डेट में, जिसे आप अमेरिका समझते हैं, बेसिकली यूरोप के ये बिछड़े हुए भाई हैं। क्रिश्चियन में दो सेक्ट हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, राइट। प्रोटेस्टेंट मींस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कैथोलिक, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, जो रिबेलियस काइंड ऑफ, हु वर एंटरप्रेन्योरल बाय नेचर बिकॉज़ यू आर रिबेलियस। तो ये सारे लोग जो हैं ये भाग के गए थे यूएस। तो यूएस में इनको सारे रिसोर्सेज, एवरीथिंग वाज अवेलेबल, सो दे वर बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग। जी, फिर तो अब इस तरह से हम देखेंगे कि जो डॉलर का डोमिनेंस जो है नाउ ग्लोबल ट्रेड में इट स्टार्टेड हैपनिंग। अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हब था ही था यूएस, और अब आपके पास डॉलर भी है। अच्छा, एक और मजेदार बात ये रही कि इन्होंने उस पर लिखा इन द नेम ऑफ गॉड, डॉलर के ऊपर। तो एक्चुअली जो कम्युनिस्ट नेशन है वो तो एथिस्ट है, मतलब दे डोंट बिलीव इन गॉड। तो जो भी कंट्रीज जो हुआ बिलीवर ऑफ गॉड एंड ऑल, उनमें एक आस्था वाली बात भी आई जाती है डॉलर, कि भाई भगवान हमारे साथ है ना, उसका उस विश्वास है। तो ये वो भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट मैंने बताया, वो भी एक रोल प्ले करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में डॉलर स्टार्टेड मतलब गेनिंग मोमेंटम, और आप कह लो कि क्या है कि ये धीरे धीरे जो है डॉलराइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आप देखोगे कि इनके जो भाई लोग थे यूरोपियन वाले, ठीक है, और इन लोग को मेनली ये लगा कि इन्होंने जो जिसने ट्रेड सरप्लस किया, मतलब जो व्हेन वी आर ट्रेडिंग विद यूएस, अच्छा यूएस के पास तो एक डॉलर वाला रिजर्व करेंसी वाला स्टेटस तो था ही था, हाँ, गोल्ड था उनके पास, गोल्ड बैक्ड एसेट है ही है। तो वो जिसके पास भी एक्सेस ट्रेड सरप्लस रहा, यूरोपियंस के पास या एल्सवेयर, तो उन लोगों ने क्या किया, जो अपने ट्रेड सरप्लस का क्या करेंगे, मान लो मैंने बताया ना कि आपके पास एक्सेस मनी है, मान लो आपके पास आपने बिजनेस करते हैं आप, हाँ, तो भाई हम एक्सेस फंड आ गया, तो हम कुछ जो गोल्ड रिजर्व या कुछ इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो उन्होंने वैसे ही जो है वहां पे अमेरिका से जाके जो है गोल्ड ले लिया होगा मेरे ख्याल। नहीं, मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूँ कि मतलब जब आप ट्रेड सरप्लस कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, यू आर ट्रेडिंग विद इन डॉलर्स, राइट, ठीक है। तो जब डॉलर आपने कमा लिए, या जैसे मैंने बताया आपने कुछ बिजनेस बेचा, आपने कुछ कमाया, है ना, तो उस पूरे प्रोसेस में आपके पास 10 करोड़ रुपए आ गया, तो आप 10 करोड़ रुपए का क्या करोगे? आपके बिजनेस में इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है, यू आर होल्डिंग दैट फंड। तो एक तो आप अपने यहाँ पे ऑफिस में रखो, या फिर आप ऐसा करो कि बैंक में ले जाओ,
राइट, तो यू विल कम टू, सपोज आई एम ए बैंकर, आपने मेरे को दे दिया, ठीक है, तो मैंने उसको रख लिया 10 करोड़ रुपया, और मैंने आपको एक कागज पे लिख के दे दिया एफडी 10 करोड़ की एफडी, वो कागज आपको पकड़ा दिया, हाँ, आप खुश हो उस कागज से। देखिए फाइनल मतलब जी, हाउ द गेम सही बात ना इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, आप उस कागज से खुश हो कि भाई क्योंकि मेरी ट्रस्ट है, ठीक है, कि भाई आप मेरे को इंटरेस्ट दोगे, मैं उसमें इंटरेस्ट भी देता हूँ 7-10% जो भी आपको इंटरेस्ट चाहिए जी, वो मैं दे देता हूँ। दैट वे वो जितना भी सरप्लस आ रहा था वो अमेरिका को जाके आप दे भी सकते हो, है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि वो जाके जो पैसा दिया अमेरिका को, जो डॉलर कमाया, और उससे गोल्ड ले लिया अपना वापस। अच्छा, 32-35 डॉलर का आपको एक ऑन्स मिल रहा है, तो वट एवर सरप्लस डॉलर वर विद देम, दे हैव गिवन इट टू द यूएस एंड दे हैव टेकन बैक गोल्ड। इससे क्या हुआ कि यूएस का जो गोल्ड स्टॉक है, गोल्ड पाइल है, वो स्टार्ट डिप्लीटिंग। जो 20,000 टन का हम जो बात कर रहे थे, वो धीरे धीरे कम होने लगा। डिप्लीटिंग। हाँ, लोग बाग अपना डॉलर लेके गए और उनसे गोल्ड वापस, तो जो भी आपसे कमा रहा था, आपसे जो कमाया वो मैंने लिया, आपने सोना ले लिया। राइट, राइट। अब इस पूरे प्रोसेस में अमेरिका का जहाँ ये डॉलर डिप्लीट होना शुरू हुआ, तो उसकी जो डॉलर की वैल्यू खत्म हो रही है, क्योंकि नाउ इट कैन नॉट प्रिंट दैट मच, क्योंकि इट इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड। देन निक्सन टुक ए कॉल, रिचर्ड निक्सन, उसने क्या किया कि 15 अगस्त 1971 को एक डिसीजन लिया गया कि डॉलर विल नॉट बी पैक्ड विद गोल्ड। अच्छा, वही वाह, मतलब गोल्ड की गारंटी नहीं है डॉलर के साथ, हमारी जवान की गारंटी है। बस, मतलब in actually financial parlance it is called fiat currency। अच्छा, मतलब a currency which is not backed by any asset, only with the words of the power behind। तो मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट की पावर है अब खाली फिएट करेंसी में, और उसके पीछे कोई एसेट बैक नहीं है। मैं इसे चूरन का नोट बोलता हूँ, ठीक है, इट्स लाइक ए चूरन का नोट। हाँ, जाली नोट। हाँ, कि भाई आप बस आपने बोल दिया, अब आपका कहना क्या है, आपकी तो सरकार भी बदलती रहती है, और आप कहाँ है जाएंगे, दुनिया में कौन किस पर विश्वास कर रहा है, है ना। ये तो माया महा ठगनी हम जानी। तो इस फिएट करेंसी वाले रोल ने अमेरिका को एक बहुत ज्यादा पावर दे दिया, क्योंकि अब आपने डॉलर तो सारी दुनिया में फैला दिया, ठीक है, लेकिन अभी उसको और ट्रिगर करना जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब चूरन का नोट बोल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें इतना ज्ञान है, वहां के लोगों को ज्ञान नहीं था। इनके मौसेरे भाई बैठे हैं यूरोप वाले, और भी बाकी फाइनेंशियल वर्ल्ड में एवरीबडी नोज कि भाई नाउ इट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, व्हाट आई विल डू विद दिस, है ना। तो वो एक एप्रीहेंशन था विच वाज बेसिकली हिंड्रेंस टू फर्दरिंग द इंक्रीज ऑफ डॉलर, पावर ऑफ डॉलर, है ना। तब क्या किया गया, एक और गेम हुआ। अच्छा, इस गेम को समझने के लिए, इसको कहानी को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज बटन दबा देते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम जाते हैं गल्फ कंट्रीज में दोबारा, जहाँ आजकल खूब वार शहर का माहौल चल रहा है, ढिशुम ढुशुम चल रहा है। यही ढिशुम ढिशुम 1967 में जी मैं लेके जाऊंगा, लेकिन 1967 से पहले फिर हम एक और बात करें कि यूनाइटेड नेशन बनाया था अमेरिका ने 1945 में, ठीक है। वो सारा वही गेम था, कैसे डॉलर के लिए हॉटस्पॉट्स क्रिएट करने हैं। हॉटस्पॉट्स मतलब जो ट्रिगरिंग पॉइंट रहेंगे, जब गर्म रहेगा मामला, ताकि या तो आप आर्म्स एमुनेशन भेजते जाओ या आप डॉलर पंप करते जाओ, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस में 1948 में दे क्रिएटेड ए कंट्री कॉल्ड इजराइल। इजराइल को सारे मुस्लिम कंट्रीज के बीच में बैठा दिया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, कि अब यहां से ये इनको, अच्छा मुस्लिम कंट्रीज के बीच में, क्योंकि गल्फ कंट्रीज है, ऑयल वही निकल रहा था वहां पे, सारी दुनिया का ऑयल हब है वो जी, ठीक है। अच्छा, आप जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल पे काम कर रहे हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी सोर्स के लिए भाई साहब गल्फ, बिल्कुल। वो गल्फ में अगर पूरा फ्री हैंड दे दोगे तो ये तो बवाल कर देंगे, दे विल रूल द कंट्री वर्ल्ड, क्योंकि अगर उसके हाथ में तेल है तो तेल के रेट से तो वो आपको हिला देगा, तो उसको भी आपको हिला के रखना है, इफ यू हैव टू कीप योर हेजीमोनी। तो इजराइल वाज क्रिएटेड इन 1948, उसको पूरा फंडिंग, आर्म्स, एमुनेशन सब अमेरिका ने दिया, बहुत सुंदर, ठीक है। अब वो पूरा इजराइल जो है ठोक बजा रहा है आसपास, कभी ईरान पे अटैक कर रहा था, उस टाइम भी उसने जाके न्यूक्लियर अटैक पावर जो उस पर रिएक्टर पे अटैक कर दिया था ईरान के, है ना, उस टाइम भी। अच्छा, एक 6 डे वॉर जो है 1967 की, बड़ी जी, वो सारी सराउंडिंग कंट्रीज ने अटैक करा था इजराइल, तो नहीं, इजराइल ने किया था इनफैक्ट वॉर। अच्छा, हमें ये बताया गया है कि सब सराउंडिंग कंट्रीज ने मिलकर अटैक करा, इजराइल ने मेन अटैक किया, और उस पूरे में एक्चुअली इधर आ जाओ, इजिप्ट
जी, जॉर्डन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, है ना। जी, तो उस पूरे को इसने अटैक करके 6 दिन के अंदर इसने इतनी बड़ी टेरिटरी गेन कर ली थी इसराइल ने। सिनाई पेनिसुला इजिप्ट का ले लिया, गाजा स्ट्रिप जो आज की बात हो रही है तभी का हत्या हुआ है 1967 की 6 डे वॉर में, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, है ना। तो ये सारा जो है ये एरिया भाई इसराइल के पास आ गया। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को फिर, क्योंकि अमेरिकन पावर वाज बिहाइंड, मिलिट्री पावर वाज बिहाइंड दैट, इससे क्या हुआ कि जो आपका सऊदी वगैरह ना, दे गॉट एनॉयड, है ना, क्योंकि दो दे वर डिफीटेड, दे वर नेवर एक्सपेक्टिंग कि सच ए बिग मतलब ह्यूमिलिएटिंग लॉस। तो उस पूरे प्रोसेस में फिर एक हम उसकी निटिग्रिटी में नहीं जाते, एक सुएज कैनाल का एक क्राइसिस पैदा हुआ, फिर ऑयल क्राइसिस, एम्बार्गो हुआ। तो सऊदी ने क्या किया ना, ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। इट इज ए समथिंग ड्यूरिंग 71-73 के बीच की बात है। 71 में इन्होंने डी पैकिंग कर दिया, गोल्ड का पैकिंग हटा दिया डॉलर के साथ। ठीक, ठीक। 71 से 73 के बीच में क्या होता है सर, कि ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने अपना डॉलर एम्बार्गो लगा दिया और पेट्रोल का प्राइस 4 गुना बढ़ गया, $3 से $12 हो गया। 73 में। हाँ, तो उस पूरे प्रोसेस में जब ये हिल गए सारे लोग, सारा वेस्ट वर्ल्ड और अमेरिका, यूरोप, जो भी ऑयल कंज्यूमिंग, क्योंकि सारी इकोनॉमी उसी पर टिकी हुई है। तो उसमें फिर हेनरी किसिंगर डिप्लोमेसी का, एक शटल डिप्लोमेसी करके एक बड़ा एक नाम चलता है, मतलब जियो पॉलिटिक्स में, अमेरिकन डिप्लोमेट है हेनरी किसिंगर। तो वो ही वाज शटल डिप्लोमेसी, ही वाज मूविंग टू वन कंट्री टू अदर कंट्री लाइक दैट, ठीक है। तो देन ही नेगोशिएटेड वेल and he got all these Gulf countries in one platform, and he went into the reconciliation and all these things जो होता ही है ना, पहले साले लड़ा दो फिर उनको पुचकार दो आप, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में अब आप देखोगे कि इस जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब को ये बोला गया कि भाई जैसे आज के लिए नाटो का अरेंजमेंट है ना, कि अगर कोई कंट्री आप पे अटैक करता है, इट विल बी टेकन अटैक ऑन अमेरिका एंड विल डिफेंड यू। एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड हो गया, सिक्योरिटी कवरेज दे दिया जी, है ना। हालांकि वो कितना फ्रूटफुल होता है वो हमें दिख रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। अभी जो लड़ाई हुई तो कुछ भी नहीं कर पा रहे वो लोग, बट उस टाइम तो साइकोलॉजिकल था। तो 73 में तो सऊदी के साथ एक पैक्ट हुआ इनका कि भाई ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी कवर देंगे, बट इन लिeu ऑफ दैट व्हाट यू विल डू। तो अमेरिका ने कहा भाई ऐसा करना पड़ेगा कि आपने जो कुछ भी करना है, जो भी पेट्रोल बेचना है, वो पेट्रो डॉलर के नाम, मतलब वो आपको डॉलर में बेचना पड़ेगा, यहाँ से पेट्रो डॉलर आता है। मतलब अगर इंडिया को सऊदी अरब से तेल मंगवाना है, ऑयल मंगाना है, तो हमें इंडियंस को डॉलर में पेमेंट, डॉलर में। अच्छा, आपको सऊदी के पास तो डॉलर नहीं है, आपको कहां से डॉलर तो एक ही भाई देता है। तो उसके लिए हमें अपनी सर्विसेज या अपने जो गुड्स जो है वो अमेरिका को बेचने हैं, उनसे फिर डॉलर आएगा, वो हम डॉलर सऊदी को देंगे और उसके बदले में तेल मंगाएंगे। अब वो कैसे देंगे, आप डॉलर कैसे कमाएंगे? तो आप जैसे बिजनेसमैन दिन रात काम करेंगे डॉलर कमाएंगे, बच्चे लगेंगे, है ना, है ना, आईटी में जाएंगे, वहां जाएंगे और वो बैठ के मौज करेंगे। आप क्या 9 से 9 संडे सैटरडे भी काम करेंगे, और वो 4 दिन करेंगे, 4D में मजा करेंगे, और फिर जो है वीकेंड बनाएंगे, बियर पिएंगे, मछली पकड़ने जाएंगे भाई लोग। ठीक है। तो वो जो चीज थी, दैट वाज द प्रोसेस कि भाई आपने, अब उससे क्या हुआ, डॉलर को ट्रिगर हो गया, ये पेट्रो डॉलर ने इस दिस। अच्छा, इससे एक और मजेदार चीज है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आप सरप्लस इकट्ठा करते हो, जी ठीक है, मैंने बताया चूरन का नोट है, उस टाइम तो सरप्लस इकट्ठा किया आपने, गोल्ड ले लिया, तो अमेरिका 71 में जो इन्होंने डी पैकिंग करनी पड़ी। अब गल्फ नेशन तो जम के तेल बेच रहे हैं, तो तेल बेच रहे हैं, आपके पास तो डॉलर ही, सारी दुनिया डॉलर लेके आ रही है आपके पास, आपके चरणों में डाल दे रही है, आप इतने डॉलर करोगे क्या, भाई खाली क्या करोगे उसका। तो अब उस अमेरिका ने एक और उसके उसी डील का पार्ट था कि यू कैन री इन्वेस्ट ऑल दिस इनटू अमेरिकन ट्रेजरीज। जैसे कि हम बैंक में जाके एफडी ले ली, तो आप जो है 10 करोड़ डॉलर लेके जाइए और हमसे जो है एक बॉन्ड ले जाइए, उस पर हम आपको ब्याज भी देंगे, और जो है वो रद्दी चूरन का नोट उनके पास ही इकट्ठा रहेगा, चूरन का नोट फिर उनके पास आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट वो आपको देंगे, और उस चूरन के नोट से वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी चलाएंगे। बेहतरीन, ठीक है, वहां पे अमेरिकन ऐश से करेंगे, सोशल सिक्योरिटी और ये बात है ना, अपना आराम से करेंगे, ह्यूमन राइट्स पे बड़ी बड़ी रिपोर्टें छापेंगे, है ना, आपको देखेंगे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप, डेमोक्रेसी इंडेक्स में आप यहाँ पर हैं, आप कैसे हैं वैसे हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट डॉलराइजेशन एट पीक। इस पूरे प्रोसेस से हम समझ पा रहे हैं कि डॉलराइजेशन इस तरह से पूरी दुनिया को कब्जा करता चला गया, हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि आप उसे 80 गुना दाम दे रहे हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास चूरन का नोट है, तो आप दुनिया भर के लोगों को बुला के अपने मतलब काम करा रहे हो,
अपनी टेक्नोलॉजी के सेटअप बेटर सेटअप करा रहे हो, आपका बेहतरीन बासमती चावल आप यहाँ नहीं खाते, उन्हें अमेरिका वाले बेचना। खाते हैं। हाँ, हम यहाँ पे जो टूटे हुए शरबती खा रहे हैं। आप शरबती खा रहे हैं क्यों? क्योंकि वो महंगा इतना है कि वो लोग लेके जा रहे जी। हैं चूरन के नोट पे, क्योंकि अब आपके पास पैसे हैं, आपने वो हेजीमोनी स्थापित कर रखी है। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डॉलराइजेशन, राइट। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये डॉलराइजेशन हम ही को समझ में आया है, मैंने बताया ना। फिर वही बात, इनके मौसेरे भाई सबसे पहले समझ जाते हैं, जिन्होंने पहले डॉलर को कैश करके सोना ले लिया था, इनको प्रॉब्लम में डाल दिया था। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले जो डॉलर को चैलेंज आया वो आया यूरोप से। जी। यूरोप से कैसे आया कि उन्होंने एक करेंसी डेवलप किया, यूरो। ओ, ठीक है। अब आप देखिए उसमें अपने यूरो एज ए करेंसी वाज, इफ यू कैन रिकॉल, इट इज इन 1999 2000, ठीक है। Right. दैट वाज द पीरियड जी। व्हेन यूरोप स्टार्टेड यूजिंग यूरो Right. एज ए करेंसी। जी। अगर बिकॉज यूरोप का वर्ल्ड ट्रेड में एक मेजर स्टेक है, ठीक है। उस टाइम जब मैं उसकी बात बता रहा हूँ, पीरियड 99 एंड दैट, उस पीरियड में तब तक चाइना तो वाज नॉट इन द सीन ना, राइट। तो अब जो 99 वाला जो पीरियड था उसमें डोमिनेंट पावर था यूरोप, इफ अमेरिका के कंपैरिजन में देखा जाए तो उसमें अगर वो यूरो आ रहा है तो यूरो विल रिप्लेस डॉलर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एटलीस्ट यूरोप के पूरे एरिया की तो खत्म कर देगा ना। एटलीस्ट हाँ, वो डॉलर से शिफ्ट होके यूरो पे आ जाएगा, उस रीजन में ही सही। हाँ, तो वो उतना रिप्लेस कर देगा डॉलर को। बिल्कुल बिल्कुल। These guys understood. They don't want any challenge against dollar. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना को WTO में एंट्री दिलाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए WTO में चाइना की एंट्री कब होती है? आई सपोज 2011 में हुई है। नहीं 2001, उस 2001 में हुई है, जबकि वो कम्युनिस्ट कंट्री था। जबकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, ना ह्यूमन राइट्स है, ना डेमोक्रेसी है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, जो अमेरिका सबको दिन रात कहानियां सुनाता है कि भाई तो अमेरिका के सारे ह्यूमन राइट्स और ये सब हवा में उड़ गए, है ना। और उसने चाइना को जो है WTO में एंट्री दे दी। आ जाओ WTO में, आओ बिजनेस करेंगे, है ना। एंड फ्रॉम दैट डे यूरोप वाज अंडर थ्रेट। यूरो जो है ना उसका अंडर थ्रेट में आ गया, क्योंकि अब ना चाइना इज नाउ मेन कंज्यूमर ऑफ द डॉलर्स, राइट। ठीक पता चाइना में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और बेचेगा। वो अगर यूरोप में जा रहा है तो चाइना यूरोप से कह रहा है कि भाई हमें पेमेंट डॉलर में दो। वो तो देना ही पड़ेगा ना भाई, यूरोप नहीं, अमेरिका का जितना भी, अमेरिका ने अपना प्रोडक्शन हब जो है वो चाइना में बना दिया, राइट। ओवर ए पीरियड माल इतना सस्ता हो गया, कोई डिमांड इतनी ज्यादा है तो सारी दुनिया ही कंज्यूम कर रही है, इवन इंडिया इज आल्सो फ्रेडेड विद राइट। समझ रहे ना। तो चाइना को एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका ने दे दिया, और वो चूरन का नोट बांट रहा है। चूरन का नोट मतलब फिएट करेंसी, बट इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि चाइना को एक प्रोडक्शन हब बनाने के बाद जहां अमेरिकन प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना हो रहे हैं और दुनिया में जा रहे हैं, तो दुनिया से जो चाइना के पास है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर फिर पैसा आने फिर पैसा, जैसे कहीं भी होगा, है ना। जैसे गल्फ कंट्रीज ने भी, गल्फ में भी क्या हुआ, दे आल्सो अर्न डॉलर्स, तो चाइना आल्सो स्टार्टेड अर्निंग डॉलर्स बाय सेलिंग द गुड्स, राइट। एंड दैट डॉलर वेंट इनटू वेयर, अमेरिकन ट्रेजरी। आज हमने जाना कि कैसे जो है डॉलर ने अपनी सुप्रीमेसी पूरी दुनिया में बढ़ाई। रावत जी ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा कि क्या होता है, कैसे जो है टैक्टिक्स अपना के वर्ल्ड वॉर से लेके 71 से लेके चाइनीज प्रोडक्शन से लेके डॉलर ने अपनी पूरी दुनिया में बसावट बनाई। अब कैसे लोगों का डॉलर पे से ध्यान हटने लगा, किस चीज ने ट्रिगर करा, ये जानने के लिए हम आपको निवेदन करेंगे कि आप फिर हमारे पास आइए और हमारे व्यूअर्स को वो सारा सस्पेंस क्लियर कीजिए कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और क्या क्या कंट्रीज ने करा और नहीं करा, डीडॉलराइजेशन कैसे शुरू हुआ। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। होप आपने एंजॉय करा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में दीजिए, हम सर से जरूर डिस्कस करेंगे।